कहानी का शीर्षक है अवहेलना। सारी रात नैना सो नहीं पाई थी। बर्थ पर लेटे लेटे ट्रेन के साथ भागते अंधकार को कभी कभी निहारने लगती। इतने समय बाद अपने पति सचिन से मिलने की सुखद कल्पना से उसके शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। गाड़ी ठीक सुबह 6 बजे स्टेशन पर आ गई थी। कुली बुलवाकर उसने सामान उतरवाया और उनिंदे डुग्गू को गोद में लेकर स्टेशन पर उतरकर अपने पति सचिन को ढूंढने लगी। चिट्ठी तो समय पर डाल दी थी उसने, फिर क्यों नहीं आए? कहीं डाक विभाग की लाखों चिट्ठियों में उसकी चिट्ठी खो तो नहीं गई, वरना सचिन अवश्य आते। हवा में काफ़ी ठंडक थी। सर्दी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस शीतल बयार में भी पसीने के कुछ कण उसके माथे पर उभर आए थे। नया शहर, नए लोग, अनजान जगह, ऐसे में अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं? उसने पर्स खोलकर पते की डायरी निकाली और पास खड़े रिक्शे वाले को नेहरू गांधी मार्ग चलने का निर्देश देकर पहले रिक्शे में सामान रखवाया और फिर गोद में डुग्गू को लेकर खुद भी बैठ गई। कैसी अजीब सवारी है यह रिक्शा भी, उसने सोचा। हर समय गिरने और फिसलने का डर बना रहता है। दो लोग भी कितनी मुश्किल से बैठ पाते हैं। लखनऊ में होती तो अपनी गाड़ी को दौड़ाती हुई अब तक कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती। शहर की सुनसान सड़कें लांघता हुआ रिक्शा एक बंगले के पास आकर रुक गया था। बाहर नेम प्लेट पर अधिशासी अभियंता सचिन सिंह चौहान का नाम पढ़कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने की सूचना मिल गई थी। चारों ओर से भांति भांति के पेड़ों से घिरे छोटे से बंगले तक पहुंचने के लिए उसने रिक्शे वाले को बाहर गेट पर ही पैसे देकर विदा किया और हाथ में बैग पकड़कर बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। पहले का समय होता तो सीढ़ियां लांघती हुई, संभवतः धड़धड़ाती हुई अब तक घर के अंदर पहुंच चुकी होती, पर इस समय वह एक अव्यक्त संकोच उसके पांव जकड़ रहा था। घर तो उसका ही है, सचिन के घर को वह अपना ही तो कहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके बीच एक दीवार सी खिंच गई थी, जिसे लांघने का प्रयत्न दोनों ही नहीं कर पा रहे थे। अब तो काफ़ी दिनों से न तो कोई पत्र व्यवहार उनके दोनों के बीच था और न ही बोलचाल। उसने अपने आगमन की सूचना भी डुग्गू से करवाई थी। वह काफ़ी देर तक यूं ही सूटकेस थामे खड़ी रही। नैना, चिर परिचित आवाज़ पर वह पीछे मुड़ी। इतने समय बाद सचिन को देखकर वह किसी अमूल्य निधि को पा लेने की सुखद अनुभूति से अभिपूरित हो उठी थी। उन्हें एकटक निहारती रह गई थी। रंग पहले से अधिक खिल उठा था। शरीर छरहरा पर चुस्त दुरुस्त था। हाँ, कनपटियों पर चांदी के तार खिल आए थे। सुबह की सैर से लौटे थे शायद। चलो अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने कंधे पर कोमल स्पर्श पाकर वह चौंकी। मंजरी, मैडम का सामान उठाकर अंदर रखवा दो। आदेश देकर उन्होंने डुग्गू को गोद में उठा लिया और पत्नी से प्रश्न किया, चिट्ठी लिख देती, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। लिखी तो थी, फोन भी करवाया था, पता चला दौरे पर गए हुए थे तुम। उसने रुक रुक कर कहा, अच्छा, शायद मंजरी डाक देना भूल गई है। पिछले दिनों काफ़ी व्यस्त रहा, सचिन जानबूझकर टाल गए हैं। तभी मंजरी ट्रे में सचिन के लिए नींबू पानी, उसके लिए चाय और डुग्गू के लिए गिलास में दूध व कुछ बिस्कुट रख कर गई थी। पिता पुत्र बातों में ऐसे व्यस्त हो गए जैसे सब कुछ एक ही दिन में जान समझ लेंगे। चाय की चुस्कियां लेते नैना झाड़ू लगाती हुई मंजरी को देखने लगी। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, लाल बॉर्डर की तांत की साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल, गजब का आकर्षण है इस तरुणी में। चेहरे पर कुटिल मुस्कान घिर आई थी नैना की। माँ को काफ़ी जतन करना पड़ा होगा इसे ढूंढने में, नैना ने मन ही मन सोचा था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने चोर दृष्टि से घर के हर कोने की टोह ले ली। घर का हर हिस्सा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित था। कमरे में नीले रंग के पर्दे और बरामदे में रखे सुंदर क्रोटन विगत के कई दृश्य को सजीव कर गए थे। उसने घड़ी की ओर दृष्टि घुमाई। 8 बजने को आए थे। सचिन के दफ्तर जाने का समय हो गया था। यह सोच वह नाश्ता बनाने के लिए उठने लगी तो सचिन ने रोक दिया। जब से बीमार हुआ हूँ, गरिष्ठ भोजन सुबह सुबह पचता नहीं है।
मंजरी को माँ सब समझा गई है, वही बनाकर ले आएगी, तुम आराम से बैठो। मेज पर रखे बर्तनों की खनखनाहट सुनकर उसकी नज़र उस ओर चली गई। इलायची का छोंक लगाकर बनी खिचड़ी की सुगंधी महक कमरे में फैल गई थी। नाश्ता करके दफ्तर जाते समय सचिन उससे कहते गए, जो भी काम हो मंजरी से कह देना, यह सब काम बड़े सलीके से करती है। अनायास कहे पति के वाक्य उस अंदर तक बींद गए। वह खुद पर तरस खाकर रह गई थी। ब्याह के बाद कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच संबंधों की खाई इसी बात पर तो गहराई थी। सचिन ऐसी सहभागिता सहधर्मिणी चाहते थे जो ढंग से उनकी गृहस्थी की सार संभाल करती, उनकी बूढ़ी माँ की सेवा करती, और जब वे थके हारे दफ्तर से लौटे तो सरल मुस्कान चेहरे पर फैलाकर उनका स्वागत करती। लेकिन सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली स्वप्नजीवी नैना के लिए ये सब बातें दकियानूसी थी। वह तो पति और सास को यही समझाने का प्रयत्न करती रही कि औरत की सीमाएं घर गृहस्थी की सार संभाल, पति व सास की सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी करके 4 पैसे कमाकर जब वह घर लाती है तभी उसे पूर्णता का एहसास होता है। सचिन समझाते रह गए थे कि उनकी अच्छी खासी कमाई है, सिर पर छत है, जिम्मेदारी कोई खास नहीं, और जो है भी उनका निर्वहन करने में वे पूर्ण रूप से सक्षम हैं। पर महत्वाकांक्षी नैना के ऊपर से सब कुछ जैसे चिकने घड़े पर पड़े पानी सा उतर गया। अम्मा सोचती कि एक बार मातृत्व बोध होने पर खुद ही घर गृहस्थी में रम जाएगी, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। डुग्गू की किलकारियाँ दादी और पिता ने ही सुनी थी। उन्हीं दोनों की छत्र छाया में वह पला बड़ा था। कुछ समय बाद सचिन की पदोन्नति मिली, जिससे तनख्वाह भी बढ़ी और रहन सहन का स्तर भी। उन्होंने डुग्गू का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करवा दिया था। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बार फिर उन्होंने सुरभि को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। समझाया था कि बच्चे की सही परवरिश के लिए माँ का घर पर होना जरूरी है, पर भौतिकवाद में विश्वास करने वाली पत्नी ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि यह परवरिश तो आया और शिक्षिका भी कर सकती हैं, और फिर दोहरी आय से ये सब सुविधाएं तो आसानी से जुटाई जा सकती है। नन्हे डुग्गू के मुंह में जब आया निवाला डालती तो सचिन क्षुब्ध हो उठते। बूढ़ी अम्मा को घर के काम में जुटा देखते तो मन रुदन कर उठता कि कोई ब्याह उन्होंने ब्याह ही क्यों किया। इस बात का जवाब अपने मन में ढूंढना खुद उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष था। एक बोझ के एहसास से सारे कार्यकलाप निपटाते रहते, पर अपनी सहधर्मिणी से वे कभी लोहा नहीं ले पाए। उनमें अपने बिफरते मन को संभालने की अद्भुत क्षमता थी। उनके मन की गहराइयों में जब भी उथल पुथल मचती, लगता ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लावा निकलने लगेगा। मन प्राण जख्मी होकर छटपटाने जरूर लगते थे, पर उनके मुंह से बोल नहीं फूटते थे। शायद समझ गए थे, कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है होठ सीकर रहा जाए। उन्हीं दिनों उनका तबादला अहमदाबाद हो गया। सचिन वहां जाना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें लखनऊ से विशेष लगाव था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि नैना कभी भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी और न ही नौकरी से त्यागपत्र देगी। ऐसे में अम्मा और डुग्गू को अकेले नहीं छोड़ सकते और स्वयं रुक भी नहीं सकते। इसलिए अकेले ही जाने का निश्चय करके उन्होंने अपना यह निर्णय जब अम्मा को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध ढहने लगा। वे उन्हें वहां अकेले कैसे जाने देती, कौन उनकी देखभाल करेगा। माँ ने नैना को समझाया था, पति पत्नी को एक ही देहरी में रहना चाहिए, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर नैना ने माँ की बात समझने के बदले समझाना उचित समझा था। अपनी ओर से खुद की सफाई देकर उसने पल भर में अपना निर्णय सुना दिया था। 2 ही बरस की तो बात है, पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। अब तो डुग्गू भी अच्छे स्कूल में जाने लगा है। अच्छे स्कूलों में दाखिले आसानी से नहीं मिलते हैं। अब एक बार पूरा तामझाम समेटो और फिर वापस आओ। मुझसे नहीं होगा यह सब। वे अपनी अर्धांगिनी से इससे अधिक आशा भी नहीं कर सकते थे।
सचिन ऐसे मौक़ों पर गजब की चुप्पी इख्तियार कर लेते थे। वैसे भी जहाँ मन की संधि न हो, पति पत्नी साथ रहकर भी एक दूरी पर ही वास करते हैं। अम्मा परेशान हो उठी थी। बेटे से बहू के अलग रहने का ख्याल उन्हें सिर से पैर तक हिला गया, पर क्या कर सकती थी सिवा चुप्पी साधने के। मैडम जी, दोपहर में क्या खाना बनाऊं? मंजरी के प्रश्न पर अतीत की खोज से निकलकर मैं वर्तमान में लौट आई थी। साहब क्या खाते हैं इस समय? आज तो साहब बाहर गए हैं, इसलिए डब्बा साथ में ही दे दिया है। वैसे तो घर में ही आकर खाते हैं। उसे उसकी मासूमियत पर चिढ़ हो आई। वह चिढ़ते हुए सोचने लगी कि अपने पति की पसंद नापसंद भी इस गंवार से पूछनी पड़ रही है। उसे अपना अधिकार छीनता सा लगा। फिर भी मंजरी को आलू मटर की सब्जी बनाने का आदेश देकर वह अपने शयन कक्ष में आकर लेट गई। थकान से पलकें बोझिल थी, पर नींद कोसों दूर थी। मंजरी मटर छिल रही थी। डुग्गू उसकी पीठ पर झूला झूल रहा था। नैना के मन में कई प्रश्न कुलबुलाने लगे कि कहीं मंजरी के मदमाते यौवन ने सचिन की संयमित चेतना को छितरा तो नहीं दिया। जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी की चेतना को मेनका ने भंग कर दिया था, तो सचिन तो साधारण पुरुष है। अम्मा ने बताया था मंजरी का पति अपाहिज है। उधर सचिन भी तो इतने बड़े बंगले में एकाकी जीवन बिता रहे हैं। दो युवा प्राणी क्या स्वयं को संयमित कर पाए होंगे? जब से अम्मा ने उसे सचिन के यहाँ मंजरी की नियुक्ति की बात बताई थी, वह परेशान हो उठी थी। नैना के मन में शंकाओं के जाल फैलने लगे थे। यह क्या कर गई अम्मा? उसने मन ही मन सोचा था किसी पुरुष को नियुक्त करती। आदमी आखिर आदमी होता है और औरत औरत। इनके आदिम और मूल रिश्तों पर किसी किसी का ही बस चलता है। उसके पिता ने भी तो यही किया था। मृत्यु शैया पर पड़ी हुई उसकी माँ की सेवा के लिए नियुक्त नर्स को अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपनी वफादारी का सबूत दिया था। माँ बाबूजी का कितना ध्यान रखती थी। उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाती थी। जब तक वे सोते नहीं थे, तब तक खुद भी नहीं सोती थी। और अगर वह देर से उठते तो क्या मजाल, घर में जरा सा भी शोर कर दे कोई, कहती बाबूजी की नींद में खलल पड़ेगा। उनकी कितनी सेवा करती थी, पर एक बार बिस्तर पर पड़ी तो बाबूजी की सारी ईमानदारी आंधी में उड़ने वाले तिनके समान उड़ गई थी। माँ लाख सिर पटकती रही थी, पर मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ फिसल कर रह गया था। माँ तो दोषी नहीं थी। हारी बीमारी पर किसी का जोर नहीं चलता है, पर नैना ने तो खुद मुसीबत को न्योता दिया था। ब्याह के बाद से आज तक उसने पति की सेवा करना तो दूर, कभी उसके दिल में झांकने की भी चेष्टा नहीं की थी। यहाँ आने के लिए अम्मा ने उस पर कितना जोर डाला था, पर वह नहीं मानी थी। सचिन जब भी अपनी परेशानियों की चर्चा उससे करते, वह सुनी अनसुनी कर देती। अम्मा के कानों तक ये बातें न पहुँचे, यही प्रयत्न रहता था उसका। डरती थी कि अम्मा उसे जबरन सचिन के पास भेज देंगी। फिर उसकी नौकरी का क्या होगा, उज्जवल भविष्य का क्या होगा? धीरे धीरे सचिन लखनऊ कम आने लगे थे। एक तो लंबा सफ़र उनके तन मन को शिथिल करता, ऊपर से पत्नी की तटस्थता और अवहेलना आहत कर जाती थी। बस माँ का प्यार और डुग्गू का दुलार ही उन्हें शांति प्रदान करता था। पिछली बार जब उन्होंने अम्मा को फ़ोन कर बताया था कि वे काफ़ी दिनों से बीमार थे, उन्हें अतिसार हो गया था। अन्न का एक दाना भी नहीं पचता था। बेटे की बीमारी की खबर सुनकर माँ का मन सुलग उठा था। उन्होंने अपने ज़माने की कई पतिव्रता औरतों के उदाहरण दे डाले थे कि ऐसे समय में पत्नी ही तो पति की सेवा करती है। बीमार इंसान दवा के साथ साथ प्यार व सहानुभूति की आशा रखता है। पर नैना के समक्ष सुनहरा भविष्य और शानदार कैरियर एक बार फिर मुँह बाए खड़ा हो गया था। उन दिनों दफ्तर में पदोन्नति की नई सूची बन रही थी। ऐसे में उसका कहीं भी जाना नामुमकिन था। यूँ उसने फ़ोन पर पानी उबालकर पीने और समय पर दवा लेने की हिदायतें देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी थी। बेटे के पास अम्मा ही पहुंच गई थी। अम्मा ने ही पूरी तरह से उनकी देखभाल की थी।
जब लौटने लगी तो मंजरी को सचिन की देखभाल के लिए नियुक्त कर आई थी। घर लौटकर उन्होंने मंजरी की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिया था। अब यह प्रशंसा बहू को कुढ़ाने के लिए करती थी या में उसके मन में पति के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित करने के लिए, यह तो वही जाने। पर नैना इस अनदेखी महिला के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी थी। मंजरी के रूप में उसके समक्ष मानो एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई थी, ठोस, ठंडी और पथरीली दीवार, जिस पर वह मुट्ठियां पटकती रहती, पर कोई उत्तर नहीं मिलता था। पति पत्नी के अंतरंग संसार को नष्ट भ्रष्ट करता कोई तीसरा वहां पसर जाए, इससे पहले ही वह यहाँ आ पहुंची थी। उसे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए थे, पर वह पूरी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी। दैनिक दिनचर्या की छोटी छोटी परेशानियों में उसने कभी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। सभी मंजरी ही कर रही थी। उस दिन रविवार था। सभी बाहर आंगन में बैठकर सर्दी की कुनकुनाती धूप का आनंद ले रहे थे। मंजरी कपड़े धो रही थी। टुग्गू बाल्टी से पानी निकालकर मंजरी पर उलीझता जा रहा था और खिलखिलाता भी जा रहा था। सचिन मंत्रमुग्ध से पूरे दृश्य का आनंद ले रहे थे। बोले, कुछ ही दिनों में मंजरी ने डुग्गू को अपने वश में कर लिया है। हाँ, बच्चों के साथ बड़ों को भी अपने वश में करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। सचिन तल्खी भरे स्वर में छिपे पत्नी के व्यंग को भली भांति समझ गए थे। जब पति की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोधावेश में उसने रस्सी पर सचिन की कमीज फैलाते हुए मंजरी के हाथों से कपड़े छीन लिए और उसे अंदर जाकर रसोई का काम संभालने का आदेश दिया था। इस अप्रत्याशित व्यवहार से मंजरी कांप कर रह गई थी। वह सोचने लगी थी कि न जाने क्या अपराध हो गया उससे। मालकिन के मन में उठ रहे अंतर्द्वंद से पूर्णतः अनभिज्ञ मंजरी अंदर जाकर हैंगर उठा लाई और नैना से बोली, मैडम जी, ये साहब की कमीज है, हैंगर पर फैला दीजिए। ईर्ष्या का नाग उसे फन फैलाकर खड़ा हो गया। न जाने कितनी देर तक उसकी गिद्ध दृष्टि मंजरी के शरीर पर रेंगती रही। फिर उसके हाथ से हैंगर लेकर नैना ने जमीन पर पटक दिया। सचिन कुछ परेशान हो उठे थे। बोले, क्या बिगाड़ा है उस गरीब अबला ने तुम्हारा, जो उसे यूं अपमानित करने पर तुली हो। तुम्हारी देखभाल किस तरह करनी है, यह क्या मुझे इससे सीखना पड़ेगा। वह यूं अकस्मात उमड़ आए पत्नी प्रेम पर विस्मित रह गए थे। नैना का तीव्र स्वर दोबारा सुनाई पड़ा, अब मैं यहाँ आ गई हूँ मंजरी की क्या जरूरत है यहाँ। उसकी आवाज में दाम्पत्य के दर्प भरे अधिकार का बोध था। तुम चली जाओगी, फिर कौन संभालेगा ये घर। सचिन का स्वर कहीं दूर से आता सा लगा। मैं दीर्घावकाश लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारा तबादला वापस लखनऊ नहीं हो जाता, मैं और डुग्गू यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे कैरियर और डुग्गू के स्कूल का क्या होगा फिर। अपनी तरफ से सही निर्णयात्मक ढंग से बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, गरीब लाचार औरत है बेचारी, आदमी कमाता नहीं है, 4-4 बच्चों का भरण पोषण इसी के जिम्मे है। यही काम करने दो इसे, बेचारी तुम्हारी मदद भी करती रहेगी। दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने तो नहीं ले रखा। बड़बड़ाती हुई वो पैर पटकती वह घर के अंदर चली गई थी। सचिन शायद सुन नहीं पाए थे या सुनकर भी अनसुना कर गए थे। कितनी हमदर्दी है मंजरी से, नैना बड़बड़ाती रही। उसके मन में शंका की लहरें फिर से हिलोरे लेने लगी कि कहीं सचिन के हृदय के साम्राज्य पर यह मंजरी अपना आधिपत्य तो नहीं जमाती जा रही है। संदेह के बीज ने उसे ऐसा कुंठित किया कि वह दिग्भ्रमित सी हो उठी। रसोई में आकर उसने ऊंचे स्वर में मंजरी को पुकारा तो बेचारी कांप कर रह गई। हाथ में पकड़ा विदेशी कांच का गिलास धम से जमीन पर गिरकर चटक गया। अब तो नैना की पराकाष्ठा देखने के काबिल थी, जैसे बेचारी से ड्राइंग रूम का कोई कीमती फानूस टूट गया। मंजरी की दबी सहमी सिसकियां सुनकर सचिन को यह समझते देर नहीं लगी थी कि वह आक्रोश अपरोक्ष रूप से उन पर ही बरसाया जा रहा है। मंजरी की श्रद्धा और स्वामी भक्ति को उसने दैहिक संबंधों के पलड़े पर लाकर पटका था। आत्मिक अनुभूतियों का मोल नैना कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि यह अनुभूति चेष्टा करके भी नहीं लाई जा सकती। इनका संबंध मन की गहराई से होता है, तभी तो कभी कभी अपने पराये बन जाते हैं और पराये अपनों से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं। सचिन यह सब जानते समझते थे। उसके बाद तो जैसे दोषारोपों का सिलसिला ही शुरू हो गया था।
इस घटना को घटे हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि एक दिन जब सचिन ऑफिस से शाम को कुछ जल्दी घर लौट आए तो देखा कि घर में कोहराम मचा था। नैना ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। डुग्गू सहमा सा खड़ा था। पूछने पर पता चला कि नैना की सोने की लॉकेट गुम हो गई। सुनकर वे हतप्रभ रह गए। नैना को शक निश्चित रूप से मंजरी पर ही था, क्योंकि दूसरा कोई घर में आता नहीं था। सचिन ने लाख समझाना चाहा, उससे लॉकेट ढूंढने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी थी। मंजरी हर प्रकार से अपनी सफाई दे रही थी, पर सचिन को इस बात की जरूरत ही नहीं थी। जिस औरत ने कभी 4 पैसे की हेरा फेरी नहीं की, वह इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है, यह तो वे जानते थे। अपराधी के कटघरे में भयातुर डरी सहमी सी मंजरी के सिर पर उन्होंने जो ही हाथ रखा था, वह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। साहब, आपके घर का नमक खाया है। आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात मैं कैसे करूँगी। पर नैना ने मंजरी को जेल की 4 दीवारी में बंद करवा कर ही चैन की सांस ली। आँख की किरच आँख से निकल जरूर गई, पर नैना शायद नहीं समझ पाई थी कि झूठे अहम और संदेह के पलीते से भर आया ऐसा भयानक विस्फोट था, जिससे पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों को हिलाकर रख दिया था। सचिन मंजरी की जमानत करवा आए थे अपने घर पर। उन्होंने उसे फिर से काम नहीं दिया था। सचिन के लिए नैना की आंखों में तिरते उन अनुत्तरित प्रश्नों की शलाकाएं झेलना सहज नहीं था। उसके बाद वे अक्सर दौरे पर रहते। घर पर रहते भी तो उदास से, बहुत कम बोलते थे, अपनी किताबों की दुनिया में ही खोई रहते। टुग्गू के साथ जरूर बोल बतिया लेते थे। उस विद्रोहिणी नारी ने उनका चैन लूट लिया था। उसका सानिध्य उन्हें वित्सना से भर देता था। मंजरी के भूख से तड़पते बच्चे और अपाहिज पति की जब कभी कल्पना करते, मन तिरोहित हो उठता। उसे निकालना ही था तो यूं ही निकाल देती नैना। यूं लांछन लगा कर तो उसने उस बेचारी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपमानित तो वह हुई ही थी, अब तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा उसे। मन खिन्न हो उठा था। वे खुद भी तो छटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर सके। उनका अब घर पर जी नहीं लगता था। पत्नी कई बार रोकने का प्रयत्न करती, पर उनका हर प्रयत्न अकारत सिद्ध होता। अब उनका मन पूरी तरह उचट गया था। एक रात सचिन दौरे पर गए थे। नैना और डुग्गू बंगले में अकेले थे। अचानक बत्ती गुल हो गई। एक तो अकेली, ऊपर से अंधेरा। गर्मी और उमस से बचने के लिए उसने खिड़की खोली और स्टोर में जाकर लालटेन में मिट्टी का तेल भरा। उसे लाकर वह ज्यों ही तिपाई पर रखने लगी थी कि लालटेन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी और पूरा तेल मेजपोश पर छलक गया, और पलक झपकते ही आग ने मेज, पर्दों और फर्नीचर को अपने चंगुल में ले लिया। फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अंधेरे में जब वह पानी की बाल्टी लेने बाथरूम में पहुंची, तब तक आधा कमरा आग की लपटों में जल गया। कृत्य अकृत्य के चक्रवात में फंसी नैना को यह भी नहीं समझ आया कि बेटे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। डर और दहशत से आवाज भी घुटकर रह गई थी। चीखती चिल्लाती भी तो उस नई अनजान जगह में उसकी चीखें दीवारों से टक्कर मारकर उसके कर्ण पटल को ही भेज जाती। कौन आता उसकी सहायता करने। तभी उसने झोपड़ियों की ओर से कुछ लोगों को अपने बंगले की ओर आते देखा। तभी अचानक नैना गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या घटा उसे नहीं मालूम। आंख खुली तो वह अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी। पास में बिस्तर पर डुग्गू लेटा था। सामने सचिन खड़े थे। उनके सामने मंजरी सपरिवार खड़ी थी। उसके हाथों की ओर नैना की नजर चली गई। दोनों हाथों पर पट्टियां थी। उसने क्षीण स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? आपको डुग्गू को बचाने का प्रयास में इसके हाथ पूरी तरह से झुलस गए हैं। समय पर अगर ये आपको न बचाती तो आपका बचना नामुमकिन था, डॉक्टर ने नैना को बताया। तो एकाएक वह भयानक मंजर उसे याद हो आया था। देर तक वो मंजरी को निहारती रही। पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा
अपनी सारी सीमाएं तोड़कर बह निकली थी, पर तब भी वह कुछ कह नहीं सकी थी। एक बार फिर अहम सामने आ गया। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद नैना और डुग्गू पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए थे। एक शाम सचिन के साथ सैर करते हुए वह मंजरी की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी तो सचिन ने उसे रोका। उधर कहाँ जा रही हो? आज मत रोको मुझे, एक बार वहां जाकर प्रायश्चित कर लेने दो, कहकर वह आगे बढ़ी और मंजरी की झोपड़ी के बाहर जाकर रुक गई। चिथड़ों में लिपटी मंजरी के चेहरे पर मुस्कान दौड़कर उसने चारपाई बिछाई और नम्रतापूर्वक उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगी। भूखे नंगे बच्चों को देखकर नैना का मन ग्लानि से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगी कि ईर्ष्या और डाह की विष बेल बोकर कैसा बदला लिया था। उस जैसी शिक्षित नारी ने उस गरीब से, उसके पास पति था, प्यारा बेटा था, ऐश्वर्य समृद्धि सभी कुछ तो था, खुद ही तो सहेज समेट नहीं पाई उस सुख को। इसमें दूसरों का क्या दोष? गाज गिराई भी तो उस पर जिसने उसके पति की सेवा की। मंजरी के साथ उसके पूरे परिवार को उसने अपने परिहास की परिधि में घसीट लिया। मंजरी को पास बुलाकर उसने उसे अपने पास बैठाया, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हारे ऊपर मैंने इतने आरोप लगाए, फिर भी मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की तुमने। तुम वास्तव में ही महान हो मंजरी। नहीं मैडम जी, मैं तो कुछ भी नहीं, महान तो बाबूजी है। इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसा दिलवाया, और सबसे बड़ा उपकार तो इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर किया। मंजरी फिर बोली, मैडम जी, एक रात शराब के नशे में मेरे पति ने मुझे ठेकेदार के पास भेज दिया था। उसने सोचा इसी तरह से 4 पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा और बच्चों की रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अब आप ही बताओ कि जब रक्षा की भक्स बन जाए तो उस औरत पर क्या बीतती होगी। तब बाबूजी ने ही मेरी रक्षा की थी। मैं तो अपना भाई, पिता सब कुछ इन्हें ही मानती हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया, और फिर जब मेहनत करने के लिए ये 2 हाथ दिए हैं तो इंसान कुकर्म ही क्यों करे। नैना की नज़रों में मंजरी बहुत ऊपर उठ गई थी, आसमान से भी ऊपर। आज एक कम पढ़ी लिखी गरीब औरत ने पूरे पढ़े लिखे आधुनिक नारी पर जोरदार तमाचा मारा था। आज मंजरी के कथन ने नैना को की इस अवधारणा से मुक्त कर दिया था कि औरत और मर्द के बीच हर रिश्ता शरीर तक ही सीमित नहीं है। भावनाओं व संवेदनाओं का भी अपना स्थान है। सचिन कुछ कहना चाह रहे थे कि नैना ने अपनी हथेली उनके होठों पर रख दी। मंजरी को अगले दिन ही काम पर आने के लिए कहकर वह लौट आई थी। आज नई सुबह उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, कोई शंका और संदेह नहीं था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।